हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल हेल्दी एंड वेल। ठीक है, ठंड का मौसम है, ध्यान रख रहे हो ना अपना। सो वी आर बैक विद अ न्यू चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। और मुझे तो आप जानते ही हो, आई एम श्रुति फ्रॉम वर्ल्ड स्टूडेंट्स को, जिधर मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, राइट। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो इस हफ्ते हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए, सॉल्यूशन एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट। और जिसके हमने PYQ दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी क्लियर कर लिए। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे और उसके भी PYQ करेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारी हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाए। सो वी हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। ठीक है, आज का मोटिवेशन ये ही है हमारा कि बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए। अगर मुझे खुद पे विश्वास है ना, मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। कुछ भी मेरे पास इम्पॉसिबल नाम का तो वर्ड ही नहीं रहेगा। अगर मैं ठान लूँ ना, अगर मैं विश्वास मना लूँ कि मुझे मार्स पे जाना है, ठीक है, तो मैं मार्स पे भी पहुँच के रहूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे को खुद पे विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं ये काम कर सकती हूँ, राइट। तो आप लोग भी विश्वास बना लो कि हमारे साथ आप लोगों ने इस बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले लें, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या, नाम से समझेंगे। केमिकल क्या है, मतलब कि एक केमिस्ट्री के रिएक्शन। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन। तो एक रिएक्शन का मोशन मतलब रिएक्शन का रेट। कहने का मतलब कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। मान लो मेरे को पानी बनाना है, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, इनको मिला के कितनी देर में पानी बना, वो चीज क्या हुई, हमारे पास एक रिएक्शन की स्पीड हुई, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स में भी हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे स्पीड के बारे में बात करेंगे, रेट के बारे में बात करेंगे। एंड आई होप रेट आपको बिल्कुल क्लियर है। रेट क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसे कहते हैं रेट। सो जिस सब्जेक्ट में केमिकल काइनेटिक्स में हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर उसके रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, मतलब स्पीड के बारे में बात करें। अब समझते हैं सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को समझते हैं कि ये क्या होता है। सो रेट का मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज को टाइम से डिवाइड करें, या हम बोल दें कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन। और केमिकल काइनेटिक्स या हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, जब एक कोई 2 चीज मिलके एक प्रोडक्ट बना, तो उसे अब हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहेंगे। सो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब देखो, मेरे को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला, ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा ऑक्सीजन, इन दोनों को जोड़ के क्या बना, पानी बन गया, राइट, बनाना। अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन कुछ परसेंट प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन कुछ परसेंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वो जो परसेंटेज वैल्यू वो क्या है, कंसंट्रेशन है, जो कि हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हो। एंड आई होप आपने सॉल्यूशन वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि उसके स्टार्टिंग में ही कंसंट्रेशंस की बात है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कुछ रिएक्टेंट है, इनकी कुछ कंसंट्रेशन है, ये मेरा पानी बना, इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यूज में चेंज होता रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती रहेगी, पानी बनता रहेगा। तो या फिर यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा और यहाँ पे डिक्रीज होता रहेगा। सो बेसिकली यहाँ पे बात किया रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में, हमारे पास यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, राइट। तो इसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझते आगे। तो इसको अगर हम डिटेल में जाएं, तो पहले हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। मेरा रिएक्टेंट को R से डिनोट किया एंड प्रोडक्ट को P से डिनोट किया, राइट। मैंने रिएक्टेंट को ले लिया R और प्रोडक्ट को ले लिया P। कुछ रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बना रहे, तो मैं यहाँ से कुछ एक मैथमेटिकल टर्म्स लूंगी। ठीक है, ये चैप्टर में ना बहुत सारा मैथमेटिक्स है, तो स्टार्टिंग से अच्छे से अटेंटिवली देखना इस लेक्चर को और समझना, राइट। तो मान लो मैंने R1 और P1 लिया, जैसे हम बेसिकली बोलते हैं ना कि इनिशियली मेरे पास कुछ टाइम T1 था, तो उस टाइम की जो उसकी कंसंट्रेशन थी वो थी R1 और P1।
ठीक है। तो R1 की कंसेंट्रेशन ऑब्वियस सी बात है, मोलैरिटी को हम किस में लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट्स में लिखते हैं, राइट। तो ये ब्रैकेट्स लगाए मैंने। R1 क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T1, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम T1। और P1 क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एट टाइम T1। क्लियर। तो मैंने क्या बोला, R1 और P1 जो है ना वो टाइम T1 पे कुछ वैल्यूज है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहां पर क्या होएगा, जब मेरे पास टाइम T2 हो गया, ठीक है, मेरा टाइम चेंज हो गया, तो टाइम चेंज हो गया तो मेरी कंसेंट्रेशन भी चेंज होगी। और कंसेंट्रेशन कैसे चेंज हुई, रिएक्टेंट को मैंने R2 ले लिया, प्रोडक्ट को भी मैंने P2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पता क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। तो इनिशियली मेरा R1 और P1 था और फाइनली अब मेरा R2 P2 हो गया। तो अब इसको देखते कैसे मैथमेटिकली रखेंगे। तो मैथमेटिकली देखने के लिए अब हम यहाँ पे स्टेप वाइज पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, रेट क्या होता है, किसी भी चीज की कंसेंट्रेशन को टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। इधर इट कैन बी रिएक्टेंट और इधर इट कैन बी प्रोडक्ट। तो डेल्टा टी को कैसे लिखते हैं हम, T2 माइनस T1। डेल्टा क्या होता है, स्मॉल चेंज, राइट। तो चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे लिखेंगे, T2 माइनस T1, मतलब फाइनल क्या था माइनस इनिशियल। फिर सेम एज फॉर द रिएक्टेंट, ठीक है। अगर मैं रिएक्टेंट के बारे में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, R2 माइनस R1। फाइनल R2 था, इनिशियली R1 था, दोनों को मैं माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेंज डेल्टा R आ जाएगा। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट, डेल्टा P को कैसे लिखूंगी, P2 माइनस P1। ऑब्वियसली सारी चीजें देखो कंसेंट्रेशन में है तो यहां पर तो ब्रैकेट्स लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, ये मेरे पास क्या हो गया, बेसिक टर्म्स आ गई, ठीक है। जब भी मेरे को किसी भी चीज को चेंज लाना है, क्योंकि हमने चैप्टर में ही रेट के बारे में पढ़ना है, चेंजेस के बारे में पढ़ना है, तो चेंज तो आएगी। तो डेल्टा ऑलमोस्ट हर जगह लगेगा, राइट। तो डेल्टा टी क्या आ गया, चेंज इन टाइम, ठीक है, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। सिमिलरली फॉर द चेंज इन रिएक्टेंट साइड, कंसेंट्रेशन जो यहाँ पर थी रिएक्टेंट की थी वो क्या चेंज हो रहा है, दैट इज R2 माइनस R1। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट साइड P2 माइनस P1। अब इधर से रेट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो रेट को निकालने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला आता है, ठीक है। सबसे पहले हम सोचेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस से कुछ समझ रहे हो, ठीक है। डिसअपियरेंस का मतलब क्या हुआ, क्या होगा डिसअपियरेंस, कुछ चीज गायब होना, राइट। डिसअपियरेंस का तो अगर मैं हिंदी वर्जन देखूं तो इसका मतलब क्या है, गायब होना, ठीक है, डिसअपियर होना, राइट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन देखूं तो डेफिनेशन क्या कहती है कि राइट यहाँ पे डिसअपियर ही हो रहा है, गायब ही हो रहा है, लेकिन केमिकल्स गायब तो होते नहीं है, क्या होते हैं, या फिर गैस बन के उड़ जाते हैं या प्रोडक्ट वाली साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होएगा, जब हम रिएक्टेंट की बात करेंगे ना तो रिएक्टेंट वाले साइड में क्या होएगा, दो चीज मिक्स करके एक प्रोडक्ट बना रही है, तो एक कंपाउंड बन गया। ऑब्वियसली वो जो इनिशियली कोई हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, मान लो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले 100% प्रेजेंट थे, इसमें से कुछ कुछ पार्टिकल निकाल लिए मैंने, प्रोडक्ट साइड भेज दिए, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी रिड्यूस हुई ना इनकी वैल्यू, रिएक्टेंट्स की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने उनको मिला दिया, मिलके उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। अब प्रोडक्ट बना गया वो तो वाटर बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो खुद है इटसेल्फ या फिर हम बोले इंडिविजुअली, उनकी वैल्यू रिड्यूस होगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट से भी हमारा यही मतलब है। तो हमारी जो वैल्यू ये रिड्यूस हुई है, इसको कैसे समझेंगे अब हम, कि जो हमारी कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है उसमें डिक्रीज है, उसकी वैल्यू में जो कमी आई है, जो डिक्रीज आया है, उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। अब मैथमेटिकली देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को हमने लिया था R, राइट। तो यहाँ पर क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट वो कम हो रही है विद द टाइम, राइट। विद द टाइम जैसे ही इनिशियली से फाइनल पे जा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन भी कम होती जा रही है, क्योंकि वो लोग जो है, जो रिएक्टेंट्स है वो मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए रिएक्टेंट की वैल्यू कम होती जा रही है। तो आगे देखते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉन्ग लॉन्ग थोड़ा ना लिखते रहेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा टी। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। अब इधर नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने के लिए हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं।
सिमिलरली फॉर द रेट ऑफ अपीयरेंस, अब अपीयरेंस को समझते हैं। अपीयरेंस का क्या मतलब कुछ चीज अपीयर हो रही है, कुछ चीज आ रही है, पहले वो जीरो थी, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब इंडिविजुअली प्रेजेंट थे तब मेरा कोई पानी नहीं मिल रहा था, है ना, लेकिन जब मैंने उनको मिक्स किया तब मेरे को पानी मिला, राइट। तो फिर जब इन दोनों को मिक्स करने के बाद ही तो मेरा प्रोडक्ट अपीयर हुआ, प्रोडक्ट आया, राइट। तो रेट ऑफ अपीयरेंस भी क्या होएगा हमारे पास, जब हमारे पास प्रोडक्ट अपीयर होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, उस चीज को अब हम क्या कहेंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, राइट। तो मैथमेटिकली इसे देखते हैं कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो फॉर्मूला क्या आएगा, चेंज इन दी या इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के लिए प्लस, डिक्रीज के लिए माइनस, राइट। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक्स है इस चैप्टर के कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब कोई चीज गायब होना, बेसिकली गायब होना नहीं, वो चीज क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। और कुछ चीज रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कोई चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज के लिए प्लस लगाएंगे, डिक्रीज के लिए माइनस, और डिक्रीज हमेशा रिएक्टेंट वाला साइड होगा, तो इसलिए रेट माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिखेंगे। लेकिन रेट ऑफ अपीयरेंस को कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखेंगे, और ये हमारे पास आगे बेसिक्स टर्म आ गई, राइट। आगे चलते, आगे हमारे पास क्या टर्म आती है, हमारे पास अगर मैं इसकी रिएक्शन में लिखना चाहूँ, ठीक है, अगर इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहूँ डेट इज PCl5, ठीक है, पेंटाक्लोराइड, क्या बना रहा है मेरे पास, फॉस्फोरस जो है वो ट्राइक्लोराइड बना रहा है, साथ में क्लोरीन गैस को लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर मैं रेट लिखना चाहूँ तो रेट कैसे लिखूंगी, ये क्या रिएक्टेंट साइड है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखूंगी, राइट, कंसंट्रेशन इसी की तो चेंज हो रही है, उसके आगे क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने समझा कि जब मेरे पास डिक्रीज हो रही है कोई वैल्यू तो उधर लगेगा नेगेटिव, राइट। रिएक्टेंट साइड मैंने नेगेटिव लगा दिया, इक्वल टू, अब यहां पर आप सोचोगे मैम ने हर जगह इक्वल टू लगाया, राइट। इक्वल टू का मोटिव क्या है, ऑब्वियस सी बात है ये कुछ इसमें चेंज हो रहा है ना, तो इसकी भी तो वैल्यू सेम ही होगी, जितना ये रिड्यूस होगा उतना तो ये बनेगा, जितना ये रिड्यूस होगा उतना क्लोरीन बनेगा, राइट। तो हमने ये याद रखना कि बीच में प्लस नहीं लगाना, प्लस के इंडिविजुअली लगेगा, ठीक है। तो अब प्रोडक्ट्स को लिखेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस क्या बना सबसे पहले, PCl3, तो उसका रेट लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सिमिलरली क्लोरीन बना यहाँ पे, तो यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे PCl3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा Cl2, ठीक है, क्लोरीन है ना तो Cl2 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी प्लस डेल्टा Cl2, क्लोरीन के जो कंसंट्रेशन में चेंज आया दैट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो बेसिक्स क्या है, यहाँ पर अगर मेरे को किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना हो तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, रिएक्टेंट वाला पार्ट लिखेंगे, उसकी कंसंट्रेशन में उसको मतलब क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, आगे डेल्टा लगाएंगे, नेगेटिव लिखेंगे, नीचे तो मेरा डेल्टा टी ही चलते रहेगा क्योंकि मेरा जो स्पीड होती है उसको हम टाइम से ही डिवाइड करते हैं, तो टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। फिर प्रोडक्ट वाला पार्ट लेंगे, उसकी कंसंट्रेशन लिखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगाएंगे। सिमिलरली फॉर द अनदर वन, प्रोडक्ट चाहे जितने मर्जी लिखे हुए हो, हमने हर बारी क्या करना है, उसके बीच में इक्वल टू ही लगाना है, क्लियर। तो ये है मेरा रेट फॉर द केमिकल रिएक्शन, जो कि इस चैप्टर का सबसे पहली चीज और सबसे एंड तक यही चीज चलती रहनी, क्लियर। अब हम आगे चलते, अब देखो कोई भी जो स्पीड है, ठीक है, या मैंने वेलोसिटी जब पढ़ी थी फिजिक्स में, है ना, हमने पढ़ी है ना, क्लास 9, 10 तो हम करके ही आए हैं भाई, स्पीड और वेलोसिटी तो हम पढ़ के आए हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी के केस में हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी को हमने एक एवरेज भी पढ़ा था और इंस्टेंटेनियस भी पढ़ा था, राइट। एवरेज में हमने क्या पढ़ा था, जब हमारे पास मान लो एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, मैंने उसको बोला कि भाई तू कितनी स्पीड से आया, तो उसे कहते हैं एवरेज। उसने ये बोला कि तू कितनी स्पीड से आया, मान लो मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है, ठीक है, तो यहाँ से जाते जाते मेरे दोस्त ने दिल्ली जाके मुझसे बोले भाई तू चंडीगढ़ से दिल्ली कितनी स्पीड में आया, तो वो तो होगी मेरे पास एवरेज स्पीड। लेकिन मान लो उसने बोला कि बीच में आया था भाई करनाल,
तू करनाल पे कितनी स्पीड में था, तो वो उसने पूछ लिया ऑन द इंस्टेंट, राइट, उसी पॉइंट पे पूछा। तो जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, राइट, और जब हम पूरे की बात करेंगे, पूरे मोशन की बात करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज बोलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन का एवरेज रेट कहने का मतलब क्या है, पूरी रिएक्शन आराम से कितनी देर में। तो पूरी रिएक्शन का अगर मेरे को स्पीड निकालना हो तो सिंपल क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस चेंज को कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट के केस में कैसे लिखेंगे, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ऑब्वियसली रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा तो नेगेटिव साइन, ठीक है। आर ए वी मतलब आर रेट हमारा एवरेज। सिमिलरली अगर मेरे को प्रोडक्ट के लिए लिखना हो तो कैसे लिखूंगी, आर ए वी, तो हम यहाँ पे प्लस पी लिख देंगे, डेल्टा पी लिख देंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली डेल्टा आर की वैल्यू क्या थी, R2 माइनस R1, ठीक है। तो R1 R2 माइनस R1 लिख दिया, माइनस को एज इट इज रहने दिया, नीचे डेल्टा टी की वैल्यू लिख दी T2 माइनस T1, राइट। तो ये मेरे पास हो गया एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये मैंने बिल्कुल सेकेंड या थर्ड स्लाइड पे समझाएगा। डेल्टा आर का मतलब क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। R2 फाइनल था, R1 इनिशियली था, तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये मेरे पास बेसिक मैथमेटिक्स है, राइट, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है। आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मैं बोलूँ इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मतलब इसी पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे को बताओ भाई कि यहाँ पर इस रेट ऑफ द रिएक्शन कितना है। तो पर्टिकुलर पॉइंट को निकालने के लिए हमने क्या समझा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। हम बिल्कुल जब हमने स्टार्ट किया था ना, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट किया था, दैट इज डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। और डिफरेंशिएशन हमें क्या बताती है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट बताती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करते हैं। और इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला आता है, रेट इज इक्वल्स टू dr बाय dt, ठीक है, dr बाय dt, दैट इज रेट। जो भी हमारे पास r मतलब कि मेरे पास रिएक्टेंट में कोई भी चेंज आता है वो, या फिर प्रोडक्ट में कोई भी चेंज आता है ये तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया ये क्यों लिखते हैं हम और कैसे लिखते हैं, राइट। तो माइनस dr का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की वैल्यू कम हो रही है, प्लस dp का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। रिएक्टेंट क्या है, मतलब कि हमारा जो रिएक्शन करवा रहा है, प्रोडक्ट जो रिएक्शन होने के बाद जो चीज बन रही है, नीचे dt। और आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता तो आप फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर्स जाकर देखो, ठीक है, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन या इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करते, राइट। तो नेक्स्ट अब हम इसी टॉपिक को आगे लेके जाएंगे। अब क्या है हमारे पास, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट पढ़ लिया भाई, रेट में मैंने बोला कि स्पीड की बात करूंगी। अब स्पीड को हम किस में, अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ उसमें क्या लेते हैं, मीटर पर सेकेंड, राइट। उसमें तो रोड पे एक गाड़ी चल रही है ना, तो कितना डिस्टेंस है वो मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिएक्शन रोड पे थोड़ा ना चल रहा है कि मैं थोड़ा वो चल के थोड़ा ना दिखा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल्स रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। और अभी हमने हर जगह किसकी बात करी, कंसंट्रेशन की बात करी। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, यूनिट्स के केस में भी मैं क्या लूंगी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन लूंगी। तो रेट क्या है, बेसिकली कंसंट्रेशन, कोई भी चीज हो, चाहे रिएक्टेंट है चाहे वो प्रोडक्ट है, उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। इधर इट कैन बी इंक्रीज और इधर इट कैन बी डिक्रीज, राइट। तो वो हमें फर्क नहीं पड़ रहा इंक्रीज डिक्रीज का, हमें फर्क पड़ रहा है भाई कंसंट्रेशन है। नीचे क्या लिया था, टाइम लिया था। अब कंसंट्रेशन को हम किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में लेते हैं, राइट। यही हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल मोलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट में। मोल पर लीटर किसकी यूनिट थी, मोलैरिटी की, राइट। तो मोल पर लीटर और टाइम को लेते हैं सेकेंड। तो मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन के लिए यूनिट आती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये मेरी क्या होगी, यूनिट होगी रेट ऑफ रिएक्शन की। लेकिन देखो लीटर है, लीटर का मतलब कि लिक्विड सॉल्यूशन। अगर मैंने दो गैसेस मिक्स कर दी तो ऑब्वियस सी बात है, गैसेस के केस में हम लेते हैं पार्शियल प्रेशर,
उसके केस में हम क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर लेने के वजह से यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, बस, और कुछ डिफरेंस नहीं है, मोल पर लीटर की जगह आ जाएगा एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो ये मेरे पास यूनिट्स आ गए फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की जो रेट है उसको कैसे हम लिखेंगे, मोल पर लीटर पर सेकेंड में या फिर एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड में। क्लियर, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम क्या देखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। अब मान लो कि मेरे को एक रिएक्शन दे दिया, उसका रेट कैसे लिखना है, एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्लियर, तो इसको भी ना मैं दो पार्ट में डिवाइड करके समझूंगी। ठीक है, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे। अब आप याद करो 10th में हमने करी थी, एक क्वेश्चन आता था आपको बड़ा फेमस, 5 नंबर का क्वेश्चन ना, ये पेपर में भी आता था, बैलेंसिंग करके दिखाओ, आता था ना, बैलेंसिंग करके दिखाओ कि रिएक्टेंट्स वाला साइड और प्रोडक्ट वाला साइड हमेशा सेम है। और क्यों करते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, कि भाई हमेशा रिएक्टेंट की क्वांटिटी और प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा वो पॉइंट आ जाता है, लेकिन आपको बैलेंसिंग खुद नहीं करनी, टेंशन मत लो। तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉइंट आता है, इनको क्या कहते थे, जो भी हम आगे नंबर्स लगाते थे, जैसे 2, 3, 4 लगाते थे ना बैलेंस करने के लिए, वो नंबर को कहते हैं स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट, स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर भी इनका एक कॉन्सेप्ट आएगा, एक केस लेंगे जहां पे स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होगा वो यूनिटी होगा। यूनिटी का मतलब क्या, पूरा रिएक्शन 1, 1, 1 से मल्टीप्लाई होता जाए, और एक पार्ट ये होगा जहां पे हर जगह स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट, यहाँ पे क्या होगी, डिफरेंट होगी, यहाँ पे क्या होगी, सेम होगी। तो 1 by 1 समझते हैं मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो पहला हम लेते हैं जहां पे स्टोकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 है, मतलब रिएक्टेंट वाले साइड भी आगे प्रोडक्ट और प्रोडक्ट वाला साइड भी 1, 1 है। ठीक है, रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन क्या है, PCl5 PCl3 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा था। आगे वैल्यूज देखो, अगर मैं बैलेंसिंग करना चाहूँ, ठीक है, फॉस्फोरस 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, 3 + 2 5, तो पूरी इक्वेशन बैलेंस है। मेरे को आगे कोई नंबर नहीं लगाना पड़ रहा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के। तो अगर आगे कुछ नहीं होता, तो मैथ्स में क्या पढ़ा हमने, आगे कुछ नहीं होता तो भाई 1 होता है, हर चीज 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, 0 से मल्टीप्लाई कर दी तो वो बन जाएगा 0। तो यहाँ पे तो भाई 1 है, और 1 का मतलब क्या, यूनिटी। क्लियर, तो कहने का मतलब क्या, जब ऐसी रिएक्शन जो ऑलरेडी ही बैलेंस हो, मेरे को बैलेंस करने की जरूरत ना। क्लियर, तो अगर मैं इसका रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना चाहूं तो क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमेशा रेट सेम रहता है। ठीक है, जो यहाँ पे डिक्रीज होएगा उतना ही यहाँ पे बनेगा। क्लियर, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, PCl5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऑब्वियसली इसकी कंसेंट्रेशन लेंगे तो डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, नेगेटिव वैल्यू लेंगे। सिमिलरली फॉर द PCl3, राइट, लेकिन ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे, कंसंट्रेशन में जो चेंज आया डेल्टा लगाएंगे, फिर उसकी कंसंट्रेशन लगाने के लिए मोलैरिटी का सिंबल क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे एंड डेल्टा टी। सिमिलरली फॉर द क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा Cl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्या है, प्रोडक्ट है, तो आगे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो ये हो गया रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट को लिखने का तरीका। राइट, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो एक और रिएक्शन से समझते हैं, दैट इज अगर मैंने मरकरी को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के मरकरी क्लोराइड बनाया, Hg + Cl2 HgCl2, रिएक्शन बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है, Cl2 यहाँ पे डायरेक्टली आके जुड़ गया, Hg ही रहा, पूरी इक्वेशन बैलेंस है। मेरे को आगे कोई भी बैलेंसिंग टर्म या स्टोकोमेट्रिक टर्म लगाने की जरूरत नहीं है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के। तो रेट कैसे लिखेंगे, पहला रिएक्टेंट वाला साइड दैट इज माइनस डेल्टा HgCl2, राइट, यहाँ पर क्या आएगा, Hg, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डेल्टा टी लगेगा, Hg पहले सिंगल था तो Hg लिखेंगे। अब रिएक्टेंट वाला साइड का क्लोरीन भी लिखना जरूरी है, तो माइनस डेल्टा Cl2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अब प्रोडक्ट एक ही है तो प्लस डेल्टा HgCl2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया रेट को लिखने का तरीका। रिएक्टेंट वाली साइड को माइनस माइनस लिखते जाओ, प्रोडक्ट वाली साइड को हमेशा प्लस प्लस लिखते जाओ। क्लियर, रिएक्टेंट जितने भी है हर एक को लिखते जाओ और बीच में इक्वल टू लगाते जाओ।
जो भी आपको प्लस माइनस लगाना है वो इंडिविजुअली लगाना है, बीच में नहीं लगाना, बीच में हमेशा इक्वल टू ही लगेगा, बाकी हर जगह आपको इंडिविजुअली प्लस माइनस का साइन लगाना है फॉर शोइंग दैट इट इज अ रिएक्टेंट साइड और इट कैन बी अ प्रोडक्ट साइड। माइनस के लिए रिएक्टेंट, प्लस के लिए प्रोडक्ट। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट लेते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या था मेरे पास? सेकेंड कॉन्सेप्ट ये था जहां पे स्टोइकोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो यूनिटी नहीं होंगी, मतलब आगे कुछ नंबर्स लगे होंगे उस टर्म को, उस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। समझते हैं एक रिएक्शन के साथ। तो रिएक्शन है मेरे पास 2NO2O5, ये 4NO2 प्लस O2, ये मेरे को रिएक्शन मिली है। तो ये अगर मैं रिएक्शन को देखूं तो ऑब्वियसली इधर आपको क्या है, स्टोइकोमेट्रिक नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 2 हो गई, ये 4 हो गई, ये क्या है, नंबर्स है जो इस इक्वेशन को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। तो इनके लिए रेट कैसे लिखेंगे? अब मुझे पता है हर एक का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चाहे जितने मर्जी बन रहे हो, चाहे रिएक्टेंट जितने मर्जी हो, हर किसी का रेट इक्वल होता है, ठीक है। तो रेट को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके जो स्टोइकोमेट्रिक नंबर है ना उसी से ही डिवाइड कर देते। तो देखते हैं कैसे। तो रेट लिखा, उसका रिएक्शन प्रॉपर वैसे ही लिख दिया जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं कि जो भी मेरे पास N2O5 में जो भी चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट साइड है तो माइनस लिखकर डेल्टा लिख दिया। लेकिन अब क्या है, यूनिटी ना होने के कारण जो इसका आगे वाला 2 है ना उसको ले जाएंगे डिवीजन में, उसको क्या करेंगे, डिवीजन में ले जाएंगे और उसको डिवाइड कर देंगे सो दैट हम उसको इक्वल कर सकें। सिमिलरली ऑन द प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखें तो यहां पर NO2 एज ए प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो डेल्टा NO2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये तो अभी तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। डिवाइड बस किससे कर देंगे, 4 से कर देंगे, जो भी आगे उसका स्टोइकोमेट्रिक नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली फॉर डेल्टा O2, ठीक है, यही प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या है, एक हमारे यूनिटी में 1 में, तो किसी भी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। डिवाइड कब करना है, जब स्टोइकोमेट्रिक नंबर लगा हो। तो यहाँ पे मेरे पास बस क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक नंबर से डिवाइड करना है और कुछ बाकी पूरी रेट ऑफ द रिएक्शन को सेम ही लिखना है। तो एक और रिएक्शन से समझते हैं हम। यहाँ पे रिएक्शन है 2HI gives H2 plus I2। अब देखो रिवर्स रिएक्शन हो रही है, एक प्रोडक्ट से, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं कि रेट कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, डेल्टा HI डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। स्टोइकोमेट्रिक नंबर क्या है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली फॉर द प्रोडक्ट साइड प्लस लगाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। देखो यहाँ पे कोई स्टोइकोमेट्रिक नंबर नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं। सिमिलरली फॉर द आयोडीन डेल्टा I2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कोई स्टोइकोमेट्रिक नंबर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं बैलेंस करने, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर था तो उससे डिवाइड कर दिया। सिंपल प्रॉपर रिएक्शन है। पहले स्टोइकोमेट्रिक जो भी हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है उसको लिख लो, अगर मेरे को दिख रहा है कि स्टोइकोमेट्रिक नंबर लगा हुआ है उसको डिवाइड कर दो उसी नंबर से, बाकी हमारे पास रेट जो भी है वो हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से समझते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को देखते हैं अब हम। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मेरे पास ब्रोमीन BrO3 6H। यहां पर क्या प्रोडक्ट दे रहा है, Br2 और वाटर को बना रहा है। अब देखो इस पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में काफी सारे स्टोइकोमेट्रिक नंबर्स है, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन वैसे का वैसे ही लिख देंगे, डेल्टा Br डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। स्टोइकोमेट्रिक नंबर है मेरे पास 5, उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। रिएक्टेंट साइड है माइनस लगा दी। नेक्स्ट पे चलो, इक्वल टू लगाया, माइनस BrO3 रिएक्टेंट साइड है माइनस लिखेंगे, उसकी कंसंट्रेशन लिख के डेल्टा टी। स्टोइकोमेट्रिक नंबर नहीं है, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट नंबर क्या है, H, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ दी H लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर मेरे को दिख रहा है स्टोइकोमेट्रिक नंबर 6 है तो उसी से 6 से डिवाइड कर देंगे। आगे चलेंगे, प्रोडक्ट शुरू हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ द Br2 लिखेंगे डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखेंगे, और यहाँ पर मेरे को कोई भी स्टोइकोमेट्रिक नंबर नहीं देखने को मिल रहा तो कुछ नहीं लगाएंगे। फिर आगे चलो, यहाँ पर क्या डेल्टा H2O वाटर की कंसंट्रेशन लिखी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी लिखा, और मेरे पास स्टोइकोमेट्रिक नंबर 3 है तो उससे डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम अपनी पूरी केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे। ये मेरा पूरा प्रोसीजर है। अब हम देखते हैं कि इस रेट ऑफ रिएक्शन को जो है ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा।
तो वो कुछ फैक्टर्स अभी हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स रेट ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, H2 + O2 पहले इंडिविजुअली 100% थे, अब क्या कर दे, मिक्स कर दे, मिला दिए। तो मिलाने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हुई लेकिन इनकी वैल्यू डिक्रीज। तो कहना क्या चाहती हूँ मैं यहाँ पर, जितना ज़्यादा मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स होंगे, ठीक है, उतना अच्छा मेरा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट करेगा। तो जितने ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ द रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने पास 5-5 मोल्स ले लिए, ठीक है, तो 5-5 मोल्स मिल के यहाँ पे 10 मोल वाटर के बना दिए, सिंपल सा रिएक्शन हुआ, राइट। यहाँ पर क्या हुआ, रिएक्टेंट तो बन गया, प्रोडक्ट तो बना, बट जैसे मिक्स किया बन गया, राइट। तो मेरी रिएक्शन की रेट जो थी वो तो अच्छी थी, बट क्या हुआ, फटाफट बन गया। अगर मैं वो ही ले लूँ बहुत सारा अमाउंट में तो अच्छे खासे मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो कहना क्या चाहती हूँ, अगर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होएगा तो मेरे पास प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा और स्पीड ऑफ रिएक्शन भी तेज ही रहेगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा स्पीड। क्यों, नॉर्मल सी बात है भाई, देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करी। काइनेटिक एनर्जी मिली तो हमारे पास क्या है, जो आराम आराम से धीरे धीरे से काम कर रहे थे अब वो क्या है, फास्ट काम करेंगे, क्योंकि उनको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। अब वो रैंडम मोशन में आके एक दूसरे से कोलाइड करके जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। और इस कॉन्सेप्ट को अभी हम आगे हर एक कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो कि रिएक्शन में खुद तो काम नहीं करता लेकिन रिएक्शन की स्पीड को तेज करा देता है। ये हमने कैटलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ के आए हैं ना, कि जो खुद पार्टिसिपेट ना करे, खुद इन्वॉल्व ना हो, लेकिन क्या करेगा, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को तेज कर देगा। तो ऑब्वियसली बात है, कैटलिस्ट जितना स्ट्रॉन्ग होएगा, जितने अच्छे से प्रेजेंट होएगा, उतनी जल्दी हमारी रिएक्शन जो है वो भी फास्ट हो जाएगी। तो ये काम था हमारे पास कैटलिस्ट का। तो ये 3 फैक्टर्स है जिन पे हमारे पास डिपेंडेंस आती है। अब हमने बात करी है रेट के बारे में, राइट। हमने सारी बात कर लिया कि स्पीड क्या कैसे चेंज होती है, मतलब रेट कैसे चेंज होता है, कैसे हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज रेट लॉ। इस रेट को डिफाइन कर रहा होगा कुछ चीज, किसी चीज के हेल्प से, किसी लॉ के हेल्प से तो हम इस रेट को लिखेंगे, है ना। कोई पर्टिकुलर लॉ तो होना चाहिए जो हमें बताए कि भाई ऐसे ऐसे काम करने, है ना। हम ये तो नहीं, विदाउट लॉज के अकॉर्डिंग तो हम अपने लाइफ में भी नहीं चलते। हमारे भी कुछ प्रिंसिपल होते हैं, आजकल बोलते हैं ना बड़े असूल हैं मेरे, ठीक है, मैं जुबान का बड़ा पक्का हूँ, ये वो, है ना। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं लॉ के बारे में बात करेंगे, उन्हीं असूलों के बारे में बात करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये रेट चलेगा, और उसे हम कहते हैं रेट लॉ। तो चलो हम पढ़ते हैं रेट लॉ क्या होता है। सो रेट लॉ होता है, जो रेट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सबसे पहले कंसंट्रेशन के। देखो फैक्टर्स ऑफ फैक्टरिंग में हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन के, कि हमने बोला था अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज होएगा, राइट। तो वहां से हमारे पास क्या बात आती है, इसका मतलब क्या है कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के, राइट। मान लो मेरा कुछ ए या कोई बी है, दोनों ने मिलकर प्रोडक्ट बनाए, तो जो रेट है वो ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करेगा, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये हमारा रेट लॉ कहता है। तो मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली क्या कहता है हमारे पास रेट लॉ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसके साथ में ये जो स्मॉल अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं वो सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, और जो कैपिटल अल्फाबेट लिखे हुए हैं वो कोई ना कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। सो बेसिकली क्या है कि कोई ए कोई बी मिलके सी और डी बना रहा है, तो मतलब ए और बी जो है वो मेरे पास रिएक्टेंट है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगी, तो मैथमेटिकली हम देखेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी है, तो दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करके। अब इनके पावर्स में है एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई क्या है,
एक्स एंड वाई जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल वैल्यूज है जो कि कांस्टेंट होती है और ये हमें एक्सपेरिमेंटली ही मिलती है, ठीक है। जरूरी नहीं है ये जो ए और बी जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनसे बराबर ही हो, कई बार उनसे सेम भी हो जाती है और कई बार उनके सेम नहीं भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स एंड वाई है ना, इनकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली मिलती है। अब आप सोचोगे मैम पेपर के टाइम पे थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट करने बैठ जाएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है नहीं करोगे। तो ये जो इक्वेशंस है इनकी जो वैल्यू है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, साथ के साथ गिवन होगी, राइट। सो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज इसके अकॉर्डिंग ए और बी है, ठीक है। इनकी पावर्स जो है एक्स एंड वाई है, मतलब इनके कंसंट्रेशन का एक्सटेंट उसको हम एक्स एंड वाई बोलेंगे जो कि एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट्स है और ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही मिलती है, हमें थ्योरेटिकल नहीं होता। तो ऑब्वियस सी बात है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे और प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल टू, ठीक है। वो इक्वल टू को लगाने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट लगाते के, जिसे हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। अगर आप इधर देखो तो रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट कांस्टेंट को। इसका मतलब क्या, अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो मेरे पास रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, ये हमारा रेट लॉ कहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अभी इसको मैं एज इट इज नहीं रखूंगी, इसको मैं आगे और मूव करूंगी क्योंकि मुझे पता है मैं रेट को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकती हूँ, दैट इज माइनस डी आर बाई डी टी, है ना। माइनस का मतलब क्या है, रिएक्शन जो मेरे पास रिएक्टेंट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, राइट। तो माइनस डी आर बाई डी टी दैट इज जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है वो चेंज हो रही है, तो उसको भी लिखेंगे। और इस इक्वेशन को अब हम कहते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इस वाले पार्ट को जो ये आपको दिख रहा है ऑरेंज बॉक्स में, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। और ये पूरा था मेरे पास रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या होता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिनकी पावर्स एक्सपोनेंशियल पावर होती है एक्स एंड वाई। इट कैन बी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो मेरे को एक्सपेरिमेंटली मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे और उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इक्वेशंस कैसे गिवन होंगी पेपर में, राइट। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। रेट लॉ पढ़ लिया, ऑर्डर क्या चीज, ऑर्डर हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एक सीक्वेंस में रखा होना, ठीक है, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेशन में रखना होगा, राइट। तो यहाँ पे रेट को क्या सिस्टमाइज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट है। ये क्या होता है, सम ऑफ एक्स एंड वाई, जो एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट्स लिखे थे ना हमने, ए की पावर एक्स, बी की कंसंट्रेशन की पावर वाई, तो उन दोनों को अगर मैं सम कर दूंगी, उन दोनों को प्लस कर दूंगी, तो वहां से मेरे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट क्या था, के, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई। तो ऑर्डर क्या है, जो ये पावर्स है ना मेरे पास, जो ये एक्सपोनेंशियल कोएफिशिएंट्स है एक्स एंड वाई, उन दोनों को सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ये हमारे पास होल नंबर भी हो सकता है 0, 1, 2 एंड इवन अ फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कई बार रिएक्टेंट है ना, उनका जो एक्सटेंट है वो फ्रैक्शनल होता है, उस वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी मेरे पास फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उससे समझेंगे कैसे ये फ्रैक्शनल होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली इक्वेशन है यहाँ पर 3NO जो मिलके N2O बना रही है। अब जैसे देखो ये इक्वेशन दी हुई है, कंसंट्रेशन मेरे को दी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर कुछ नहीं है ना, तो कुछ ना होने का मतलब है 1 है, 0 नहीं 1 है। तो क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या होएगा, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या होएगा K, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेने सिर्फ, तो रिएक्टेंट क्या है NO। अब NO की पावर क्या है, यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, CH3CHO मिलके मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही। अब मेरे पास यहाँ पर रिएक्टेंट सिर्फ एक है CH3CHO, उसका मेरे को इक्वेशन में ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, दैट इज 3/2, ठीक है। तो इसका भी देखते हैं, रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज CH3CHO,
और ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या थी ऊपर पावर में 3/2, तो अब मेरे पास ऑर्डर हो गया 3/2। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं, सॉरी एक और रिएक्शन देखते हैं। एक और रिएक्शन क्या है, H2O2 जो है एक्वस स्टेट में मिलके 3 आयोडीन और 2H+ आयंस के साथ मिलके मेरे पास प्रोडक्ट दे रहे हैं H2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को देखो रिएक्टेंट 3 है, तो तीनों पे ही डिपेंडेंस जाएगी रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो H2O2 की वैल्यू मेरे को कंसेंट्रेशन दी हुई है 1, I की वैल्यू दी हुई है 1, H पॉजिटिव की वैल्यू 0 है, राइट। तो इसका रेट देखते हैं। अब मुझे पता है बेसिक एक्सपोनेंट्स को जब हम सॉल्व करते हैं एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, है ना। H की पावर अगर 0 है तो इसका मतलब वो हो गया 1, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा K H2O2 और I नेगेटिव, क्योंकि H पॉजिटिव की पावर तो होगी 0, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 1 डायरेक्टली। और ऑर्डर क्या हो गया, मेरे पास H2O2 की वैल्यू थी 1, राइट, और आयोडीन की वैल्यू थी 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे 2। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं अपना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। रेट लॉ तो आपको लिखना आ गया, समझ में आ गया रेट लॉ कैसे लिखा, K और रिएक्शन के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, फिर उससे उधर जो भी उसकी पावर होगी उनको सम करके लिख दो, वो मेरा होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये है मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमने किस चीज की बात नहीं की है, हमने किस चीज की बात नहीं की है, यहाँ पे हमने बात नहीं की है इनके एक्सपेरिमेंटल या फिर हम बोल सकते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बारे में। तो इनके बारे में ही हम आगे अब बात करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट लेते हैं सबसे पहले यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। K मेरे पास यहाँ निकाला, रेट इज इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये वैल्यूज निकाली, राइट। तो रेट क्या होता है मेरे पास, रेट इज इक्वल टू K एंड कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, राइट। तो K क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं K की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ तो रेट डिवाइडेड बाय ये जितने भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिवाइड में चल जाएगी। अब रेट के मेरे स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में चल जाओ, यूनिट्स ऑफ रेट क्या था, वो क्या था मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये था। और नीचे भी क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं मोल पर लीटर। अब यहाँ पर मैंने N लिखा है, N क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्यों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिया, देखो मैंने अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, और उसमें हर एक केस में ऑर्डर जो है डिफरेंट आता है, एक में आया 1, एक में आया 2, एक में आया फ्रैक्शनल नंबर। तो हर केस में डिफरेंट होने के वजह से हमने एक नंबर डिसाइड कर लिया, मान लो N है, मैंने ऑर्डर निकाला, ऑर्डर निकालने के बाद यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर दी, ठीक है, ऑर्डर को ले लिया N। तो इन सम करके अगर मैं बात बोलूँ तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर की पावर 1 - N, है ना, ये चीज ऊपर जाएगी तो 1 - N, ठीक है, एंड सेकेंड इनवर्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से आती होगी बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपको ये चीज डिटेल में समझनी है तो इनके प्रॉपरली क्लियरली एक एक लेक्चर्स बिल्कुल बने हुए हैं हमारी वेबसाइट पे, आप वहाँ जाओ और दोबारा सीख के आ सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे समझ में आ रही है तो दैट इज नो नीड ऑफ दैट, आप यहाँ पर अच्छे से समझो, राइट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, यहाँ पे क्या, ये ऊपर जाता है, कोई भी चीज डिवाइड में से एक्सपोनेंट ऊपर जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। सेम कांस्टेंट थे इसलिए 1 - N सेकेंड इनवर्स लिखी। तो बेसिकली यहाँ पर के रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, मोल पर लीटर की होल की पावर 1 - N सेकेंड इनवर्स। अब इसी चीज को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा हम उसके ही रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो K की वैल्यू क्या आ गई, मोल पर लीटर 1 - N सेकेंड इनवर्स। तो अगर मान लो मेरे को N की वैल्यू 0 दी है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब कि N की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैंने N 0 पुट किया, 1 - 0 इज 1, तो क्या रह गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब N की पावर क्या हो गया 1 हो गया, N की वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ पे मैंने N की वैल्यू 1 रखी, 1 - 1 इज 0 एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये चीज कट गया और सिर्फ रह गया सेकेंड इनवर्स, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है मतलब कि N की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 लिखो, तो 1 - 2 इज इक्वल टू -1, तो जितनी भी अंदर वैल्यूज है वो -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, सॉरी पर मोल लीटर एंड सेकेंड इनवर्स, ठीक है, पर मोल लीटर
सेकेंड इनवर्स, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर द डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए। अब आप देख सकते हो डिफरेंट वैल्यू है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम सबके लिए यूनिट्स ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। राइट, अगर इसके लिए निकालना है, मेरे पास ऑर्डर क्या है 1, मतलब n की वैल्यू इक्वल टू होगी 1, तो मेरे पास इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। राइट, तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू होगी 1 एंड एनीथिंग 1 माइनस 1 इज 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो यहाँ पर इसकी यूनिट्स क्या आ जाएंगी, सेकेंड इनवर्स। राइट, नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इधर क्या होगी, n की वैल्यू होगी 3/2। राइट, n की वैल्यू होगी 3/2। मेरे पास इक्वेशन क्या थी, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर दूंगी, 1 माइनस 3/2। ठीक है, यहाँ पे क्या पुट करूंगी, मोल पर लीटर 1 माइनस 3/2। तो अगर मैं इसको 1 माइनस 3/2, मेरे को लगता है सबको सॉल्व करना आता है, लेकिन यहाँ पे फिर मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 1 माइनस 3/2 एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 3/2 विच कम्स आउट टू बी माइनस 1/2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर की वैल्यू माइनस हाफ एंड सेकेंड इनवर्स। राइट, मोल पर लीटर की वैल्यू माइनस हाफ सेकेंड इनवर्स। इसको एज इट इज भी स्किप कर सकते हो, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसका मैं वैल्यू यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, तो मोल माइनस हाफ लीटर प्लस हाफ सेकेंड इनवर्स। ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू है 2। राइट, यहाँ पर अगर n की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो मेरे पास इक्वेशन होती है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 माइनस 2। राइट, एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, मोल माइनस 1 लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये कुछ होगी हमारे पास। अब आपको मेरे ख्याल से सॉल्व करके भी पता लग गया होगा कि यूनिट्स कैसे निकाली जाती है और यूनिट्स की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगी अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन दैट इज n की वैल्यू अगर मुझे पता हो। क्लियर। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं हमारे पास, जो कि है हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी, अच्छा देखो, जब हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात शुरू करी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात जब शुरू करी थी, तो उसमें क्या आया था, उसमें हमने जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे उनको नहीं लिया। अब बेचारों को नहीं लिया, कहीं ना कहीं तो उनको लेना पड़ेगा ना, तो वो हमने मॉलिक्यूलैरिटी में लिया। कहने का मतलब क्या है कि देखो, एक मोल तो मिलकर काम नहीं करेगा, बहुत सारे मोल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स जितने भी कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या कहता है कि जितने नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा होंगे उतना रेट ऑफ द रिएक्शन पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन जो होता है ना, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और ये हमेशा नेचुरल नंबर ही होएगा। इट कैन बी 1 2 3 4, 0 कभी नहीं होएगा, ना ही कभी फ्रैक्शनल होएगा, ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि हमें पता है हर एक रिएक्टेंट की वैल्यू जो है वो एक थ्योरेटिकली या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही लगा होता है उसके आगे, और ये हमेशा उसी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। राइट, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स कैसे देखेंगे, जैसे कि मान लो मेरे पास ये रिएक्शंस है, इनकी मेरे को मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है। तो पहले वाला रिएक्शन देखो, NH4NO2 सिंगल रिएक्टेंट है। राइट, एक ही रिएक्टेंट है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी में क्या बोलूंगी, ये यूनिमॉलिक्यूलर है, सिंगल है तो यूनिमॉलिक्यूलर नेचर। नेक्स्ट में आओ, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है ना, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 है इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। नेक्स्ट पे चले जाओ, यहां पे क्या है, 2 तो ये है और O2 के आगे 1 है, तो 2 + 1 हो गया 3, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया 3। तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राई मॉलिक्यूलर और टेरा मॉलिक्यूलर। ठीक है, ट्राई मॉलिक्यूलर और टेरा मॉलिक्यूलर। जनरली हम क्या देखते हैं कि हमें ना 2 या 3 तक ही देखने को मिलता है मॉलिक्यूलैरिटी,
उससे ज़्यादा वाली जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है ना, वो हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस आ जाते हैं अपनी, जब 4 रिएक्टेंट हो, 5 रिएक्टेंट हो, वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे मल्टीपल स्टेप में होता है रिएक्शन, तो वहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते मॉलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ में ये 3 तक की देखने को मिलती है, इसी वजह से क्योंकि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होने की वजह से उसकी मॉलिक्यूलैरिटी एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अभी तक तो मैम हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की बात करते, dr/dt ले रहे थे, ये इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया? अब क्या होता है कि हर बारी dr/dt ना कन्वीनियंट नहीं रहता, हर बारी नहीं रहता, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर टाइम एक ही चीज अवेलेबल हो, ठीक है। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन होती है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं और वहां से हम अपनी इक्वेशन की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट, हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, तो उनके लिए देखते हैं कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है। चलो स्टूडेंट्स, अब इनके लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होगी। नो, मान लो मेरा कोई रिएक्टेंट है R और उधर से मेरे पास बन रहा है एक प्रोडक्ट P। मान लो मेरे पास कोई रिएक्टेंट है R और उधर से कोई प्रोडक्ट बन रहा है P, तो ऑब्वियस ही बात है, रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ क्या कहता है कि मेरे पास हमेशा के R के कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंस जाएगी। अगर मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब क्या है, इसके ऑर्डर की वैल्यू जीरो है, मतलब n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, राइट। कहने का मतलब क्या है कि ये जो R है ना, यहाँ पे जो मेरे को वैल्यू दी हुई थी ये है जीरो, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू के R की पावर 0 एंड एनीथिंग रेज टू पावर इज 1, तो मैं इसको लिख दूंगी की, ठीक है। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू के, ये लिख देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट करूंगी, डी टी की वैल्यू को के के साथ लेके जाऊंगी, तो माइनस डी आर इज इक्वल्स टू के डी टी। ये मेरी जो इक्वेशन आई है इसको करेंगे अब हम इंटीग्रेट, ठीक है। तो चाहे माइनस को इसके साथ लिख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, डी आर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी, ये आ गया। अब इधर से मैं क्या करूंगी, तो डी आर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी मेरे पास, सिंगल आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी के टी प्लस सी, ये मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब एक सपोज करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, अगर मेरे पास टाइम जो है, जो t है वो जीरो हो जाए, अगर t जीरो हो जाएगा तो r को हम क्या ले सकते हैं, r एट जीरो, और यहाँ पे t की वैल्यू अगर जीरो होगी तो k इंटू जीरो प्लस सी, मतलब यहां से c की वैल्यू हो जाएगी r नॉट, राइट। अब इस इक्वेशन को मैं अपनी, मान लो ये मेरे पास फर्स्ट है और ये मेरे पास सेकंड है, तो लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ 2 in 1, वैल्यू ऑफ 2 in 1। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल्स टू, यहां पे माइनस आएगा, माइनस के टी प्लस में r, यही इक्वेशन आ जाएगी। इस वैल्यू को मैं ऑपोजिट साइड ले आऊंगी, आर आर को इकट्ठे कर देते बेचारे को, तो आर माइनस आर नोट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी, के के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखना चाहूं तो माइनस के इज इक्वल्स टू आर माइनस आर नोट डिवाइडेड बाई टी। तो ये मेरे पास इक्वेशन है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये मेरे पास इक्वेशन है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और इसके लिए ग्राफ मुझे कैसा देखने को मिलता है, ये है। तो ये मेरे को ऐसा इनवर्स ग्राफ देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसके स्लोप है ना वो है मेरे पास नेगेटिव के,
तो इसलिए नीचे को ग्राफ देखने को मिलता है। यहां पे हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं, और इस साइड हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे टाइम 0 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये मेरे पास वैल्यू होगी R0, एंड जैसे जैसे नीचे तक जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, वैसे वैसे मेरे पास R की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे यहाँ पर फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम निकालेंगे रिएक्शन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। चलो वापस चलते हैं अपना। अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो मेरे पास सपोज करो कुछ रिएक्टेंट जो है अगेन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रेट लो क्या कहता है, रेट इज इक्वल्स टू के एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब मैंने निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू होगी 1, इसका मतलब क्या है, आर कुछ ना कुछ मेरे पास पावर होगी 1, राइट। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, माइनस डी आर बाई डी टी एंड इज इक्वल्स टू के दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ द आर। इसको मैं क्या करेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स के टर्म्स में डी टी को उधर लेके जा रही हूँ, आर को इधर लेकर, तो कैसे लिखेंगे, माइनस डी आर बाय आर इज इक्वल्स टू के टी। अगेन माइनस को उधर ले जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड माइनस यहाँ पे डी आर बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी की इंटीग्रेशन, के टी की इंटीग्रेशन। तो क्या देखने को मिलेगा, अब डी आर बाय आर है, किसी भी चीज की डिवीजन की इंटीग्रेशन देखने को क्या मिलती है, लोगैरिथम आ जाता है वहां पे। तो क्या लिखेंगे हम, एल एन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल एन ऑफ आर माइनस के टी प्लस सी। ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट तो आएगा। अगेन एक केस लेके चलेंगे, एट t इज इक्वल्स टू 0, तो एट t इज इक्वल्स टू 0 एल एन आर रह जाएगा यहाँ पे माइनस के। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू को हम ले लेते हैं r नोट, r की वैल्यू को ले लेते हैं r नोट, डेट इज कोई 0 वैल्यू पे यह r नोट था, माइनस के t की वैल्यू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, एल एन आर नोट प्लस सी, अब सॉरी इक्वल टू सी, इक्वल टू सी। अब इस इक्वेशन के लिए मेरे को क्या देखने को मिलता है, जब मेरे पास ये एक नॉर्मल इक्वेशन थी, यहाँ पर जो मेरे को ग्राफ देखने को मिलता है वो सिंपल जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ था वैसा ही ग्राफ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे टाइम इंक्रीज करेगा, यहाँ पर मेरे पास कंसंट्रेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और यहाँ से मेरे पास स्लोप आ जाएगी। अब आप इधर भी देख सकते हो कि स्लोप की वैल्यू माइनस के, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस के, और ऑब्वियसली इनिशियली ये क्या था, एल एन आर नोट था, इनिशियली एल एन आर नोट था, तो यहाँ पे एट टाइम इज इक्वल्स टू 0 ये आ जाएगा आर नोट, राइट। ये ग्राफ आपको अपनी बुक में भी देखने को मिलेंगे, तो वहां से अब आप समझ में आएगा कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट हुए, ठीक है। इतने इक्वेशन के लिए ये ग्राफ आगे। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या देखेंगे, अगर मैं c की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं, मान लो ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है, पुट वैल्यू ऑफ 2 इन 1, तो कैसे आ जाएगा, एल एन आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन आर, ये आ जाएगा। ऑब्वियस बात है, इसको यहाँ ले आएंगे, एल एन एन एल इक्वेशन इकट्ठे लिखेंगे, एल एन आर माइनस एल एन आर नोट माइनस इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ये आ जाएगा। अब दो लोग माइनस होते तो हमें पता है कैसे लिखते हैं, एल एन
आर डिवाइडेड बाय आर नॉट। ये बेसिक लोगैरिथम है, लोगैरिथम के ऊपर भी एक लेक्चर बना हुआ है, नहीं आता है तो आप वहां जाके बिल्कुल देख सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी। नेचुरल लॉग को हटाएंगे, लोगैरिथम लगाना है तो हम क्या लगाते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.303 log ऑफ r डिवाइडेड बाय r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस KT। और अगर इस इक्वेशन को मेरे को सिर्फ k के रिस्पेक्ट में लिखना है तो कैसे लिख देंगे, 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम log ऑफ r डिवाइडेड बाय r नॉट इज इक्वल्स टू माइनस k। तो इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए मेरे पास ग्राफ कैसा आता है वो देखते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा बनता है, क्या सी बात है, एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन लेंगे। तो इसके लिए अब क्या होता है, हमारे पास जो स्लोप है वो 2.303 होने के वजह से हम यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप ले लेते हैं, जिसकी वजह से ग्राफ ऐसा आ जाता है। और ये ग्राफ मेरे को यहाँ पे मेरे पास ln r नोट की वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, और जैसे जैसे मेरे पास टाइम इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, और स्लोप मेरे को किसकी वैल्यू देता है, 2.303 log ऑफ, सॉरी यहाँ पे जो ये स्लोप है ये मेरे को वैल्यू देगा k की। आई एम वेरी सॉरी, ये जो स्लोप है ये मेरे को वैल्यू देगा k की। तो ये मेरे पास रहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ एंड द इक्वेशन, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये था मेरे पास इंटीग्रेटिंग इक्वेशन, एंड दोनों डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन कभी ना कभी आएगी, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं डेट इज हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम समझते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाफ लाइफ से नाम से समझेंगे, हाफ लाइफ का मतलब क्या, आधी जिंदगी, राइट। क्या बोलेंगे, आधी जिंदगी, मतलब रिएक्शन जब मेरा चलते 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 आधा ही पहुंचा है, उस टाइम उसका रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा वो चीज फाइंड आउट करनी। चलो स्टूडेंट्स, तो हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन समझते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जब मेरा रिएक्शन जो है बिल्कुल आता है। मान लो ये मेरी पूरी रिएक्शन है, तो ये मेरी पूरा आधा, इस हाफ टाइम पे कितना मेरे पास रिएक्शन हुआ है, कितनी कंसंट्रेशन रह गई है, कितना और बनना रह गया है, क्या चीज है, उस टाइम को हम बोलेंगे हाफ लाइफ। और हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, टी सब्सक्राइब बाय द हाफ। तो ये मेरे पास हो गया हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। तो इनके लिए भी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैल्यूज देखते हैं। तो सबसे पहले है मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अभी हमने डिराइव किया था, तो इक्वेशन क्या आई थी, K इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ तो मैम r माइनस आर नॉट था, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो माइनस के था ना, स्लोप माइनस में आ रही थी, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो बेसिकली रिवर्स हो गया, आर नॉट माइनस आर हो गया, क्लियर। तो अब मैं इसमें से निकालना चाहूँ अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मेरे पास जब t हाफ होएगा, है ना, t इनिशियल वैल्यू के हाफ होएगा, तो उस टाइम जो फाइनल वैल्यू वो भी हाफ होएगी इनिशियल कंसेंट्रेशन के, राइट। फाइनल वैल्यू किसके बराबर होगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन के हाफ होगी। तो ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूंगी इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस हाफ ऑफ आर नॉट डिवाइडेड बाय टी हाफ। रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 माइनस हाफ इज हाफ, तो टी हाफ की वैल्यू आ जाती है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k, आर नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो मतलब कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसेंट्रेशन के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास रेट कांस्टेंट के, क्लियर। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें क्या देखने को मिला था, इक्वेशन क्या आई थी, 2.303 टी लॉग ऑफ आर डिवाइडेड बाय आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। अब क्या आएगा यहाँ पे, जब मेरे पास t हाफ होएगा तो क्या होएगा, मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनिशियल कंसेंट्रेशन की आधी,
मतलब यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट था, वो चलते चलते जब आधा हो गया, ठीक है वो, तो यहाँ पे मैं R की वैल्यू पुट कर दूंगी हाफ ऑफ R नॉट, ठीक है, हाफ ऑफ R नॉट। तो यहाँ पे जो हाफ होएगा नीचे वो 2 से ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सा। तो R नॉट से R नॉट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या रह जाएगा, log 2 रह जाएगा। log 2 की वैल्यू को पुट करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन सॉल्व करके आ जाती है 0.693। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखो तो इनिशियल कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही है ना, जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन आई, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है और टी हाफ सिर्फ डिपेंड कर रहा है रेट कांस्टेंट पे। तो ये वाली जो डेरिवेशन है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये आप अच्छे से समझ लो क्योंकि ये एक पेपर में आई हुई, एक पेपर के 2-4 बारी आई हुई है, राइट। तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 4 डेरिवेशन होगी, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटिंग इक्वेशन एंड हाफ लाइफ, एंड दूसरी होगी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन एंड हाफ लाइफ। ये चारों आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। अगर नहीं हो रहा है क्लियर तो रिवाइंड करके दोबारा देखो लेक्चर को, सो दैट आपको जो डेरिवेशन है वो अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो ये इक्वेशंस जितनी भी थी ये थी कंसंट्रेशन के डिपेंड पर, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने जो टॉपिक लिया था वो था टेम्परेचर, राइट। हम रिवाइज करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंस आया था। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर हमने देखा था डिपेंडेंस, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी बढ़ती है, रैंडम कोलिजन होती है और जिसकी वजह से रेट ऑफ द रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि ये भी देखा गया है कि जैसे 10 डिग्री अगर 10 डिग्री इंक्रीज होता है टेम्परेचर में तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाती है। तो ये भी हमें देखने को मिला। सो टेम्परेचर को मैथमेटिकल फॉर्म में बताने के लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में बताने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट आए आर्हीनियस, और उन्होंने एक इक्वेशन दी आर्हीनियस इक्वेशन। तो आर्हीनियस इक्वेशन होती है हमारे पास, दैट इज जो कि हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है, और वो इक्वेशन है हमारे पास ये k इज इक्वल्स टू ए ई, एक्सपोनेंशियल में ई को वो लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी। के ई एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, ये ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये टर्म्स क्या होती है। के तो हमें पता है रेट कांस्टेंट होते हैं, ए जो होता है वो होता है आर्हीनियस कांस्टेंट, आर्हीनियस इक्वेशन है तो आर्हीनियस कांस्टेंट, और इसे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ई ए जो ये है एक्टिवेशन एनर्जी, एंड आर है हमारे पास गैस कांस्टेंट। तो अब हम समझते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होते हैं, जब भी कोई रिएक्शन परस्यू कर रही होती है, एक रिएक्शन हो रहा है, कुछ बीच में एक रिएक्टेंट बनता है जो इसे हम कहते हैं मतलब प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ ना कुछ बीच में एक प्रोडक्ट टाइप बनता है जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट, जो कि ना ही प्रॉपर प्रोडक्ट होता है ना ही प्रॉपर रिएक्टेंट होता है। मतलब 2 रिएक्टेंट मिले, कुछ बीचला सा प्रोडक्ट बनाया और उसे कहते हैं इंटरमीडिएट। तो हम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कि एक रिएक्शन को इंटरमीडिएट तक पहुंचा देते हैं, और इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ी उसे मैं क्या कहूँगी, एक्टिवेशन एनर्जी कहूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आपको केमिस्ट्री कुछ नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैं भी आपको पुश कर रही हूँ, मैं आपको अपनी एनर्जी दे रही हूँ, ठीक है, आपको एक पॉइंट तक ले जाने के लिए जहाँ पर आपको केमिस्ट्री के सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर उधर ले जाके मैं आपको छोड़ दूंगी और उधर से आप धीरे धीरे खुद प्रैक्टिस करके अपना केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाओगे, है ना। तो वो एनर्जी जो मैंने आपको दी है ना केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, वो मेरी सारी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी होगी, क्योंकि उस पॉइंट पे जाके आप लोग बिल्कुल हो जाओगे प्रिपेयर, और उसके बाद आप सारा काम कर सकते हो खुद, राइट। अपना केमिस्ट्री का एग्जाम बिल्कुल प्रॉपरली दे सकते हो खुद, राइट। तो जितनी एनर्जी दे रहे हैं रिएक्टेंट को ताकि वो एक इंटरमीडिएट तक बन जाए, सो दैट वहां से प्रोडक्ट बनना इजी हो जाए, तो उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन आयोडाइड का, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन बन के हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है।
तो यहाँ क्या देखने को मिलता है कि जब ये H2 और I, ठीक है, हमें पता है H2 मतलब H सिंगल बॉन्ड होगा, I सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये जब रिएक्ट करते हैं एक इंटरमीडिएट यहाँ बनाएंगे। इंटरमीडिएट कैसा बना, मतलब H की बॉन्डिंग कुछ I के साथ भी है, H की बॉन्डिंग I के साथ भी है, लेकिन H की बॉन्डिंग खुद के साथ भी है और I की बॉन्डिंग भी खुद के साथ, मतलब ये जो मेरे पास बना है ना, ये बन गया है इंटरमीडिएट। और ये बाद में अपने आप टूट के बन जाएगा HI मॉलिक्यूल, मतलब 2 HI मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ जाएंगे। तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये जो बना है ये मेरे पास है इंटरमीडिएट। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो मैंने एनर्जी दी है, मेहनत की है, वो उस एनर्जी को कहेंगे हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्राफ के रिस्पेक्ट में। ग्राफ देखते हैं इसका, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। यहाँ पर मेरा है रिएक्टेंट, ठीक है, जो मेरा H2 और I2 है, ये है मेरा रिएक्टेंट। अब ये मैंने एनर्जी दी और यहाँ पर ये हाई पॉइंट पे पहुंच गए, जिसे लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि यहाँ पहुंच के इंटरमीडिएट बन गया। अब इंटरमीडिएट अपने आप टूट टाट के प्रोडक्ट बन जाएगा और वो एनर्जी मेरे को देने की जरूरत ही नहीं है, वो एनर्जी अपने आप, क्योंकि देखो कोई भी चाहता है एक स्टेबलाइज फॉर्म में आना, ठीक है, हर कोई चाहता है कि मेरी एनर्जी कम हो तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो अपने आप ही एनर्जी दे लेगा और अपने आप ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बस इस रिएक्टेंट से थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए जितनी एनर्जी मैंने दी उसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और वो ही ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट अब हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। तो आगे आगे जब हम चले ना, तो साइंटिस्ट ने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं होती इक्वेशन, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन पे भी डिपेंड करेगा। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम जब टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस कोलिजन पे भी डिपेंडेंस आनी चाहिए और इक्वेशन में कोलिजन का भी फैक्टर आना चाहिए, जिसे हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। तो कोलिजन थ्योरी क्या होती है, जो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम या पर यूनिट वॉल्यूम में जितनी भी कोलिजन्स हो रही है उसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो इसकी इक्वेशन मान लो, अगर लेट किया कुछ प्रोडक्ट, कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगेन बन रहा है, ए बी मिलके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसके लिए कोलिजन थ्योरी जो है वो इक्वेशन क्या देती है हमारे पास, दैट इज रेट इज इक्वल टू ZAB ई की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय R2। कहने का मतलब कि ये जो ZAB है ना, ये है मेरे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब उस आर्हेनियस फैक्टर को हटा के हमने यहाँ पे क्या रख दिया, कोलिजन फैक्टर रख दिया है, एंड एक्सपोनेंशियल में हमारे पास टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों है। मतलब कोलिजन थ्योरी भी ये एक्सेप्ट करती है कि एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंस रहेगा ही, लेकिन साथ साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंडेंस आएगा, ये कोलिजन थ्योरी बस कहती है। तो इसका आपको इतना ही याद करना है, इसके कोई न्यूमेरिकल बेस नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करना है, आपको सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है ये बात, ठीक है। तो एक पॉइंट आता है यहाँ पे, क्या जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ही हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या उतना ही अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन हर बारी नहीं, ठीक है, वही बात है, हर बारी नहीं, नॉट ऑल द कोलिजन रिजल्ट्स इनटू द प्रोडक्ट, सारी कोलिजन प्रोडक्ट में नहीं आएगी। तो कौन सी कोलिजन आएगी? वो कोलिजन्स आएंगी जिसके अंदर रिएक्टेंट की ओरिएंटेशन और काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी, मतलब मेरे को जितनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए उतनी ही हो, और उसकी ओरिएंटेशन मतलब कि जो उनकी प्लेसिंग है वो भी परफेक्ट वे में हो, तो ही कोलिजन थ्योरी जो है एक्ट करेगी, और तभी कोलिजन के वजह से प्रोडक्ट बनेगा, वरना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेमेटिक्स। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हर एक एक कॉन्सेप्ट, हर एक डेरिवेशन अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो एज यू नो ये हमारे पास टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स मिलते हैं, एंड ऑब्वियस सी बात है इस वीक हमने इनऑर्गेनिक कर ली है कंप्लीट, नेक्स्ट वीक अब हम शुरू करेंगे ऑर्गेनिक, राइट। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर एंड
प्रिपेयर वेरी वेल, बिल्कुल फोकस रहना है, अपने आप पे विश्वास रखना है कि हाँ भाई केमिस्ट्री में तो बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे, केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आएंगे. सो बी प्रिपेयर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट.